लग रहा है कंफ्यूज है अमेरिका पूरे का पूरा, लेकिन बयानात बहुत डेंजरस दे रहा है। तो जानते हैं ट्रंप क्या करने जा रहा है। अब क्योंकि जर्मन चांसलर के साथ उसकी आज मीटिंग थी और उसके बाद उसने प्रेस ब्रीफिंग की है और उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उसने ज़ाहिर लेटेस्ट जो इशू है उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और उसे मुख्तलिफ सवाल किए गए और डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ उसके जवाब दिए। एक तो उसने कहा जी मैंने ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया है, जो ईरान के पास नेवी थी वो हमने तबाह कर दी, उसकी जो एयरफोर्स थी वो हमने तबाह कर दी और उनकी सियासी और फौजी क़यादत जो है वो भी तबाह कर दी। और बकौल उसके कि अब ना उनका कोई फौज का कायद बचा है, ना ही उनका कोई सियासी कायद बचा है और हमने मुकम्मल तौर पर उसको खंडर बना दिया और अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो मेरी शराइत के ऊपर मामलात को सेटल करें। और साथ उसने कहा जी को मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन अब देर बहुत ज़्यादा होगी। और साथ उसने एक अजीब सी बात की, उसने कहा जी मुझे पता ही चला कि वो पहले हमला करना चाहते हैं, यानी ईरान पहले हमला करना चाहता है तो फिर मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर वो उसने कहा कि अब ये एक मीडिया में, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही हैं ना जी, एक मीडिया के अंदर ये खबर चली कि इसराइल जो है उसने मजबूर किया अमेरिका को और उसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया। और उसके ऊपर उसने ये जवाब दिया है कि ये गलत है और मैंने इनको कायल किया था कि ये अटैक होना चाहिए। साथ उसने कहा जी जो लोग या जो मुल्क ईरान को सपोर्ट कर रहे थे या जो ये कह रहे थे कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अब वो हमारे साथ खड़े हैं, यानी कि खलीजी जो ममालिक हैं, जो गल्फ की स्टेट्स हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है कि वो सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि उससे पहले इन सब लोगों ने, सब मुल्कों ने एतराज़ किया था कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल न करें, बिल्कुल करीब हैं और ईरान बराह रास्त हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो अब वो कह रहे हैं जी कि वो मेरे साथ हैं और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है और आपने ठीक किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहा है और उसके साथ उसने कहा जी वहाँ पे बदतरीन सूरत हाल है और इस बदतरीन सूरत हाल में ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। साथ वो ये कह रहा है कि वहाँ ईरान के अंदर जिनके पास इख्तियार था वो ख़त्म हो गए हैं और एक इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल ये होगी कि वहाँ वो ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं या ऐसे लोगों को वो इक़्तिदार में ले आएँ जो आयतुल्लाह ख़ामनेई से ज़्यादा शिद्दत पसंद है। ये बदतरीन सूरत हाल होगी। वैसे उसने कहा जी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये भी उसमें सवाल हुआ था सवाल कि हुआ। आपने हमला करने के बाद आपके पास प्लान क्या है। प्लान क्या है? साथ ही उसने कहा जी तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ये कुछ अरसे के लिए होंगी, जब हालात सेटल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, लिहाजा उसने कहा जी पेटी कस लें, तेल की कीमतें तो ज़्यादा होंगे। ठीक है। ये उसने तस्लीम कर लिया। और साथ साथ उसने जो रजा शाह पहलवी है उसको फारिग कर दिया। उसने कहा रजा शाह पहलवी जो है कठपुतली साबित हुआ है और वो मेरा ख्याल ये है कि वो जाके वहाँ पे मामला को सेटल नहीं कर सकता, तो क्यादत जो है अंदर से आनी चाहिए। तो अंदरूनी क्यादत जो है ना उसके बारे में उसने कहा, उसका मतलब ये हुआ कि रजा शाह पहलवी वाला कार्ड जो है वो ज़ाया चला गया और वो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि मैंने जी 8 जंगें रुकवाई और 9वीं भी मैं रोकूंगा। अच्छा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, खुद स्टार्ट की है और खुद ही कह रहा है कि मैं रोक रोकूंगा। तो वैसे तो पहले भी उन्होंने खुद ही स्टार्ट की थी और खुद ही रोक रहे थे। साथ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, वो बड़ी हैरान कुन है और उसने कहा जी कि एक ग्रोह है, मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो ईरान के अंदर हैं और वो वहाँ पे अफतरी फैला रहे हैं और वहाँ पे फसादात फैला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो उसने इतवार को उनसे रब्ता किया संडे को और उसने ये फैसला किया, ये सोचा कि कुछ अंदिया भी दिया कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनको असला देते हैं, हम इनको पैसा देते हैं और साथ इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देते हैं और इनसे कहते हैं कि आप अपराइजिंग स्टार्ट करें अंदर। ठीक है। और ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि इनको जो है अगर दे दिया गया सब कुछ तो ये सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि सिविल वार की तरफ तो अमेरिका बहुत अरसे से जा रहा था। वो जो दुकानदारों ने वहाँ पे फसादात फैलाए थे उसके ऊपर भी अमेरिका बहुत ज़्यादा और इसराइल को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन कोई खास वहाँ पे डेंट नहीं डाला जा सका, जबकि बहुत ज़्यादा उस ज़माने में मसाजिद तक के ऊपर हमला हुआ था, मज़ारात जला दिए गए थे, बाजार के अंदर अफरा तफरी मची थी और बड़े 3-3.5 लोग मारे गए थे उसके अंदर। ठीक है। अगर उस वक्त कुछ नहीं हो सका तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ग्रोह बाहर निकलेगा, क्योंकि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के ऊपर जो हमला किया इन्होंने उसने ईरान को मुकम्मल तौर पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है। अब गवर्नमेंट के ऊपर एतराज़ हो सकता है, आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के कुछ जो जेस्चर्स हैं उसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जो उनका मयार है, जो उनका वक़ार है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है। लिहाजा ईरान जैसे सोसाइटी के अंदर, ईरान जैसे माशरे के अंदर आयतुल्लाह ख़ामनेई की हलाकत और शहादत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि वो वाकई बड़े मुकर्रम आदमी थे और लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बल्कि पूरे अहले तशी जो हैं पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते हैं। दो ही बड़ी फिगर थी, एक आयतुल्लाह सिस्तानी है जो बगदाद के अंदर, जो करबला के अंदर है, यानी कि नजफ अशरफ के अंदर है अब इराक में, और दूसरे जो थे वो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब थे। ये दोनों बहुत बड़ी फिगर्स है और ज़ाहिर है अब सिर्फ सिस्तानी रह गया और वहाँ पे शिया अहले तशी इकट्ठे हो रहे हैं इराक के अंदर। अच्छा। और वहां पे भी हो रहा है, ये सिर्फ ये ईरान के अंदर इकट्ठे नहीं हो रहे बल्कि इराक के अंदर भी अब बड़े अरसे बाद जाके अहले तशी ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और वहां पे भी हालात जो कशीदा हो रहे हैं। ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट जो इराक की गवर्नमेंट है उसके लिए खासे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ बताइएगा जॉर्ज साहब, ये जो इतनी कमजोरियों को जिक्र किया कि हमने उनका जी डिफेंस सिस्टम भी फारिग कर दिया, हमने उनके जी एयरफोर्स भी फारिग कर दी, तो ये चीज़ें तो ईरान के पास पहले कभी थी ही नहीं। उनकी नेवी थी, इसमें कोई शक नहीं है, नेवल वो फोर्स है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर उतराते नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि 45 साल उनके ऊपर पाबंदियां नहीं है तो अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सके। दूसरी जो एयरफोर्स है उनकी वो भी कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि उनके पास तो जहाज़ थे ही नहीं। जो पिछला हमला हुआ था अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से, तो अगर उनके पास कोई एयरफोर्स की ताकत होती तो वो उसको यूज़ करते, वो थी ही नहीं। ठीक है। अब उनके पास सिर्फ ना एक लॉन्ग टर्म लड़ाई जो बड़ी फौज है वो बहुत ज़्यादा उनके पास है, यानी 15 लाख तो पासदारान है उनके पास और बड़े ट्रेंड है। फिर दूसरी ये है
कि ईरान के अंदर हर आदमी पे मैंडेटरी था कि वो फौजी ट्रेनिंग लेगा, लिहाजा कोई शख्स भी ईरान के अंदर ऐसा नहीं है जिसकी फौजी ट्रेनिंग ना हुई हो, और वो 2 साल के लिए मैंडेटरी है। ठीक है। और कोई भी शख्स अगर फर्ज कर लें कि एक खानदान है और उसके अंदर कोई मेल बंदा नहीं है कोई, तो उसको थोड़ी सी राहत मिलती थी, लेकिन उसको फिर लेट जाके दोबारा वो करनी पड़ती थी, या जिसके 3 बच्चे हैं वो नहीं जा सकता था तो उसको भी बाद में लेकिन सर्विस ये करनी पड़ती थी, यानी ऐसा नहीं है कि एग्जम्पशन नहीं है। और कोई अगर स्टूडेंट है और वो पीएचडी कर रहा है या एमए कर रहा है तो उसको ये मौका दिया जाता था कि वो स्टडी मुकम्मल करने के बाद वो फौजी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी शख्स ने ट्रेनिंग ना की, उसे असला चलाना ना आता हो। तो 9 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें से आप समझें कि 5-6 करोड़ लोग जो हैं वो सोल्जर हैं, वो ट्रेंड सोल्जर हैं। ठीक है। तो इसमें वो एक्सपर्ट हैं। और जो ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ इसराइल ये सोच रहा है कि हम ग्राउंड फोर्सेस को एक्टिव करेंगे, तो अगर ये एक्टिव हो गई तो एक ऐसी लड़ाई में दाखिल हो जाएंगे जिससे जान छूटनी इनकी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ईरानियों का बड़ा पेशेंस है और ईरान जो है 6000 साल से जंगें लड़ रहा है, उसको पता है कि जंग होती क्या है और किस तरह उसने लड़ना है। तो तो ये फौजी मारे जाएंगे फिर अमरीकियों के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर उसने ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ गई और उसे उतारने हुए तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ जाएगा। फिर पाकिस्तान जो है ना, टेक्निकली पाकिस्तान एक मुश्किल में फंस जाएगा। उसकी वजह है कि 3 ही उसके पास सोर्सेज है जिसके जरिए वो अपने सोल्जर्स को ईरान के अंदर उतार सकता है। एक तुर्की है, और तुर्किया जो है मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो जो है ये इनिशिएटिव लेगा। तुर्किया साफ इनकार कर देगा, उर्दुगान साफ इनकार कर देगा अमेरिका को, क्योंकि उसे अंदाजा है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसके बाद अफगानिस्तान है, वहाँ पे सूरत ख़राब है और वहाँ इस वक्त ये हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉपर अमेरिका कैप्चर कर लेगा, पाकिस्तान ने सॉफ्ट बहुत कर दिया हुआ है इस वक्त अफगानिस्तान को। तो फिर ये हो सकता है कि अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल करके ईरान के अंदर वो अपनी सोल्जर्स को उतार लें, और उसके बाद फिर पाकिस्तान बचता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक बड़ा वसी बॉर्डर है और उस बॉर्डर को अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर ग्राउंड फोर्सेज उतारने का फैसला कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनकार करना। अगर इनकार करता है तो फिर पाकिस्तान के साथ वही सलूक होगा, ये जो बार बार वो कह रहे हैं ना 8 जंगें रिक्वायर्ड, सबसे बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल, इससे मुनरफ हो जाएगा, वो उससे पीछे हट जाएगा। चौधरी साहब, होता है और मुनरफ, और पाकिस्तान फिर को जरूरत नहीं दे उसके बाद जैसे स्पेन के साथ उसने किया ना, स्पेन ने कल इनकार किया, उसने कहा अपने अड्डे नहीं दूंगा, तो उसने 2 चीजें, उसने कहा मैं अड्डे तो लेकर रहूंगा, मुझे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं, और साथ उसने कहा है कि इनके साथ जो हमारी ट्रेड है उसको रोक दे, बंद करते हैं। तो वो जरा बिल्कुल थोड़ा सा जिसके कहते हैं ना एक पागल भैंसा, वो इस टाइप की सूरत उसकी हो गई हुई है, और जो मुल्क भी इनकार करेगा उसको फिर वो ब्रैकेट में डाल देगा ईरान के। और पाकिस्तान जो है बड़ा स्मार्टली इस वक्त खेल रहा है, वो अपने भाइयों के साथ भी है, उनकी सपोर्ट भी कर रहा है, अमेरिका से भी बच के रह रहा है। तो वो हमारे लिए फिर एक फैसला करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमने अमेरिका को सपोर्ट करना है या फिर ईरान को सपोर्ट करना है। दोनों की कीमत होगी, फिर पाकिस्तान को कीमत देनी पड़ेगी। अच्छा, ट्रंप झूठ भी बहुत ज्यादा बोल रहा है। अब ये बताएं कि अगर नेवी इतनी कमजोर है तो जरा फिर अपनाए हुर्मत से अपने ऑयल टैंकर गुजार के दिखाएं ना, वो तो इनसे गुजर नहीं रहे। तो वो ज़ाहिर है वो अबनाए हुर्मुज़ को अगर देखें ना, वहाँ पे कोई और सवाए ईरान के कोई वहाँ पे प्रवेल नहीं कर सकता। वो उसकी पोजीशन इस टाइप की है, बिल्कुल ठीक वो है जी। वहाँ से आप जहाज़ जो है ईरान की मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी होगी जी इजराइल पे अटैक्स के हवाले से। हम आपको कुछ फुटेजेस दिखाएंगे जो वेरीफाइड फुटेजेस हैं। जब मैंने ये फुटेजेस पहली बार देखी तो मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये ओरिजिनल है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एआई या किसी गेम की कोई फुटेज होगी। इतने तबाहकुन हमले हैं, ऐसे लगता है कि एक बॉम्ब गिरा है और साथ आधा शहर वो अपने साथ ले गया। तो ईरान ने वाकई बहुत खतरनाक किस्म के मिसाइल बनाए हैं, और वो जो एक शैतान वहां बैठा है जिसका नाम नेतन्याहू है, उसकी तबीयत वाकई ही साफ हो रही है। तो कि इस स्टोरी के साथ साथ जब चौधरी साहब इसकी थोड़ी डिटेल बता रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि फुटेजेस भी प्रोड्यूसर साहब साथ चला दें ताकि आप वो भी देखते जाएं कि हुआ क्या। और ये तेल अवीव है, हैफा है और उसका यरूशलेम है, और ये तीनों शहर जो हैं इस वक्त टारगेट हैं, बल्कि बहुत 11-12 शहर ऐसे हैं इसराइल के जो टारगेट है पूरा इसराइल, क्योंकि छोटा सा मुल्क है। अगर आप इसको नक्शे में देखें तो आपको एक पट्टी से नजर आती है और 1 करोड़ आबादी है इसकी, लेकिन इस 1 करोड़ आबादी ने और छोटी सी पट्टी ने पूरी दुनिया का नाक में दम किया हुआ है। और ये मुल्क भी जो अरब है उनके इलाके छीन के इसको आर्टिफिशियली बनाया गया था, और इसके अंदर तमाम दुनिया जहान के जो यहूदी हैं उन सबको आबाद कर दिया गया था। आबाद करने में भी कोई एतराज़ नहीं है, मुल्क बनाने में भी कोई एतराज़ नहीं है। मुल्क इसी तरह बनते हैं थोड़े थोड़े काट के, मसलन देखें ना ईरान के हिस्से काट के वो टर्की के अंदर टर्की में शामिल किए गए, फिर अफगानिस्तान के अंदर शामिल किए। मुल्कों का जोग्राफिया बदलता रहता है, ये इसी तरह बनते हैं। वो उधर से काट के इधर जोड़ दिया, इधर से काट के उधर जोड़ दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसराइल अगर बनता है तो बन जाए, लेकिन फ़लस्तीन बनना भी ज़रूरी है। फ़लस्तीन भी एक इंडिजिनस कंट्री था और इंडिजिनस कंट्री है, उसको तस्लीम करना भी ज़रूरी था। और फिर जो क्लिनजिंग हो रही है वहाँ मुसलमानों की, वो जो है उसके ऊपर एतराज़ है, उसके ऊपर इशू है। और दूसरा ये है कि पूरे आलम इस्लाम को, बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन है उसको खतरे में डाल देना, इसके ऊपर एतराज़ है। फिर गजा के ऊपर जो अटैक किया गया, वहाँ जो जेनोसाइड किया गया, उसके ऊपर एतराज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर एतराज़ करना चाहिए और आलम इस्लाम को इसके ऊपर है। लेकिन अब जो फुटेज हमारे पास हैं, हमने जब वो देखी तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये आर्टिफिशियल तस्वीरें हैं या एआई जनरेटेड हैं, क्योंकि इतना खौफनाक हो नहीं सकती कोई फुटेज वगैरह। लेकिन जब हमने उसको टेस्ट किया, कंफर्म किया, तो पता चला कि सारी की सारी तस्वीरें जो जेन्युइन है। तो तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं और आप उसको देख लें, आप उसको देखें, आपको अंदाजा होगा
कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे फुटेजेस हैं, और ये बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है तेल अवीव के अंदर और यरूशलेम के अंदर और बाकी शहरों के अंदर। ये जो फुटेजेस हैं ये बनाई फ़लस्तीनियों ने हैं, क्योंकि जो भी मिसाइल ऊपर से गुजरते हैं वो अपनी बालकनियों से या अपनी गलियों से अपने घरों से फुटेजेस बना के रिलीज़ करते रहते हैं। और कुछ ऐसे ही फुटेजेस हैं जो इसराइली लोगों ने खुद बनाई हैं, इसराइली सिटीजन ने बनाई है अपनी बालकनी अपनी छतों के ऊपर खड़े होकर, या जहाँ से भी उनको एक्सेस मिलता है वहाँ। ठीक है। इसके अलावा इसराइल के अंदर इस वक्त जो मीडिया है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, बैन है, कोई चीज़ वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, और गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। तो ईरान ने मत मार के रखी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस जंग के आखिर में होगा क्या? अगर अमेरिका हार जाता है या इसराइल हार जाता है या उनको हार नजर आती है तो क्या होगा? ये आगे चल के मैं बताऊंगा, बड़ा खौफनाक सिनेरियो ये है। बिल्कुल एंड पे डिस्कस कर लेंगे इसको एंड में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। अच्छा चलें, एक और खबर आई, वो खबर ये थी कि 4.3 का जलजला आया है ईरान के अंदर, और उसके बाद गर्दिश में आ गई ये वाली अफवाह कि शायद ईरान ने एटम बम का तजुर्बा कर दिया है। तो इसके हवाले से जानते हैं कि अब तक की रिपोर्ट्स क्या ये हैं। ग्राज का इलाका है, उसके अंदर जलसा है 4.3 रेक्टर स्केल के ऊपर इसकी इंटेंसिटी थी। और उसके बाद ये खबरें, ये शुमाली मगरबी इलाका है ईरान का और पहाड़ी इलाका भी है, और इसके बारे में फिर ये खबरें गर्दिश करनी शुरू होगी कि ये जो जलजला है ये एटमी तजर्बे का है, ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया। अब अगर ईरान ने एटमी तजर्बा किया होता तो उसने अनाउंस कर देना था फौरी तौर पर, उसने कहा जी हमने कर लिया और ये हमने तैयार रखा हुआ है, अब जरा हमारी तरफ देखो तो सही। ठीक है। उसके बाद फिर जंग की नोयत चेंज हो जानी थी। लेकिन अगर ईरान ने क्लेम नहीं किया तो फिर हो सकता है ये सिलसिला ही हो। लेकिन एक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ईरान है बहुत ज़्यादा करीब, क्योंकि ये अच्छा। जितना अरसा ये सारा मामला चलता रहा है, ईरान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी तैयारी करता है। ठीक है। और अब आखिर में तो उसने उन मुल्कों से भी मदद ली है जो नहीं चाहते कि अमेरिका इस खित्ते में जंग लेके आए। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये जब अमेरिका जो बॉम्बिंग कर रहा है, 30 बम 100 बम मार रहा है आके, तो ये भी तो पॉसिबल है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो थोड़ी सी हिल गई हैं और उसकी वजह से डिसबैलेंस से जलजले आ रहे हैं। हो सकता है ऐसा, इतनी लेकिन heavy इतनी bombing। इतनी गहराई में अंदर बम नहीं जाता। ये तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बहुत नीचे हैं, वो नहीं, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हो इतने सकता गहरे बम मारे हो जा रहे सकता हैं। हो सकता हो ठीक सकता है। चलें, अब एक खबर मैं शामिल करता हूं मार्को रूबियो के हवाले से, जो वजीर खारजा हैं जी अमेरिका के, और समझ नहीं आ रही, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अपने सदर की तरह या अपने मुल्क की तरह। तो उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, उस बयान से तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि जैसे असला अगर जल्दी खत्म होगा तो वो अमेरिका का होगा, वो असला ईरान का जल्दी नहीं खत्म होने वाला। ये भी हम बताएंगे क्यों कह रहे हैं। फिर ब्लूमबर्ग ने एक हैरान कुन रिपोर्ट दे दी है कि ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है इसराइल को और अमेरिका को, और ये जंग अगर कुछ अरसा चलती रही तो ये कंगाल हो जाएंगे दोनों मुल्क। ईरान ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है, उन्होंने अपनी बहुत सस्ती चीजों को बहुत महंगी चीजों के सामने लाके खड़ा कर दिया कि एक, बल्कि इस डिटेल को मैं कहता हूं चौधरी साहब भी जरा बताएं कि ये बताएं हुआ क्या है इनके साथ। अब मार्को रूबियो का ये कहना है कि ईरान के पास महीने में 100 मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है, यानी कि वो 100 मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक महीने के अंदर बना सकता है, जबकि हम जो इंटरसेप्टर है जिससे इंटरसेप्ट किया जा सकता है उसको अमेरिका वो बमुश्किल एक महीने में 6 से 7 बना सकता है। तो ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्योंकि ये ट्विटर के ऊपर चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लो कैपेसिटी अमेरिका के पास हो सकती है, और अगर अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी लो है तो फिर हैरान कुन बात है, फिर इसका मतलब है कि ये तो फिर जंग हार जाएगा अमेरिका। अब इंटरसेप्टर जो है वो, अब उसके बारे में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दी, उसने कहा जो ईरान जो एक ड्रोन बनाता है उसके ऊपर $20,000 खर्च आता है, लेकिन जो इंटरसेप्टर है जिसके जरिए उस ड्रोन को गिराया जाता है उसके ऊपर $4 मिलियन खर्च होते हैं। तो एक मिसाइल पे। एक मिसाइल के ऊपर ठीक जिसने, और इंटरसेप्टर कहते हैं 2 से 3 आपको चाहिए होते हैं, तब सही जाके आप एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर 20,000 ड्रोन अगर ईरान के पास हों तो, और उसको फिर जो उड़ाने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो अमेरिका को पैसा खर्च करना पड़ेगा वो $80 अरब होगा, जो बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूज कास्ट है, $80 अरब। और ये क्लेम किया जा रहा है मुख्तलिफ सर्कल से कि जो ईरान है उसके पास 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब ड्रोन्स हैं। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है ड्रोन्स की भी, और अगर ये वो सारे ड्रोन्स ले आता है और उसको इंटरसेप्ट करना पड़ता है अमेरिका को तो ये वेरी डिफिकल्ट है, और इसराइल के लिए भी। ठीक है। और उसकी एक ह्यूज कास्ट है जो मेरा नहीं ख्याल कि वो अदा करेगा। दूसरा ये होता है कि कुछ मुल्क, हर मुल्क के पास कोई रिजर्व्स होते हैं जो उसने हर सूरत रिजर्व्स रखने हैं। मतलब अमेरिका जो है ना दोहरी जंग का शिकार है, मतलब एक साइड पर रशिया भी है उसके साथ, और वहाँ पे भी फटा यूक्रेन का। हो सकता है रशिया भी इंतजार कर रहा हो कि अपना सारा असला जो है ईरान के ऊपर इस्तेमाल कर ले, उसके बाद मेरी बारी है, मैं फिर देख लूंगा, निपट लूंगा इनसे। तो कुछ रिजर्व्स होते हैं जो उन्होंने हर सूरत रखने होते हैं, अगर रिजर्व्स नहीं रखेंगे तो फिर उनका दिफा कमजोर हो जाता है। तो अब उन्होंने वो रखने। अब ये इजाफी है जो उन्होंने इस्तेमाल करने, अब जो इजाफी है अगर खत्म हो गए तो क्या होगा वो आगे चल के मैं बताऊंगा। वो सिनेरियो बड़ा खौफनाक है, ठीक है। क्योंकि उससे फिर पूरी दुनिया जो है एक बार मरतबा हिल के रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने जंग हारनी नहीं है। जिस दिन अमेरिका जंग हार गया उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, अगर उसने अपने आप को कायम रखना तो जंग हारेगा नहीं वो। लेकिन जो सब इस सिनेरियो के मुताबिक तो अमेरिका जल्दी ड्राई हो रहा है, क्योंकि इनके पास तो छोटे ड्रोन है ना, इन्होंने तो बहुत बड़ी तादाद में बना लिया। और दूसरा ये है कि अमेरिका दूर बहुत है ना, इतने दूर से कितना अरसा वो जंग लड़ लेगा, वो वेरी डिफिकल्ट है। और जो यहाँ पे उनके अड्डे हैं वहाँ तो हिलने नहीं दे रहा ईरान उनको, वहाँ पे उसने इतने अटैक किए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ज्यादा अरसा तक यहाँ पे कायम रह सकेंगे अड्डे। बिल्कुल सही। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी पे जी, जंग लगी हो दुनिया के अंदर और हमारे घटिया मोदी जी अपनी कोई हरकत ना करें, कोई ऐसा कुछ ना करें कि जिसमें उनके नाम पे गाली पड़े, मतलब गालियां उन्हें खाने का शौक है, वो जबरदस्ती ऐसे काम करते हैं। अब एक अमेरिकन ही बंदा है, उनकी फौजी का बंदा है, उसने एक बयान दिया है, उस बयान ने हिला के रख दिया पूरे इंडिया को कि
जितनी जंग हो रही है ईरान की, सब सोच रहे थे ना खलीजी ममालिक और ये वो, यहाँ से सारी हेल्प हो रही है। उसने बताया कि असल हेल्प कहाँ से हो रही है, तो मोदी जी ने अपनी औकात दिखा दी है। इस स्टोरी में जानते हैं। अब देखिए, एक साबिक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उसके एक एडवाइजर है, उसका नाम कर्नल डगलस है। उसकी जो इस वक्त वीडियो बहुत वायरल हो रही है, चल रही है। उसने कहा जी हमारी जितनी पोर्ट्स थी गल्फ के अंदर वो सारी तबाह हो गई हैं, और वहाँ से हम ईरान की जंग को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, वहाँ से हम अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे, वहाँ से हम ऑफेंस भी नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो फिर मजबूरी में हमने इंडिया से रब्ता किया, और इंडिया ने अपनी बंदरगाहें जो है हमारे हवाले कर दी। अब इंडिया की बंदरगाहें इस्तेमाल हो रही हैं ईरान के खिलाफ, और ये एक नया सिनेरियो है। अगर इस कर्नल की बात को तस्लीम कर लिया जाए और वाकई ये बात अथेंटिक है, तो फिर ये नया सिनेरियो है। फिर इंडिया ने, इसका मतलब ये है कि इसराइल का और अमेरिका का हाथ पकड़ लिया है, और जो ईरान जिसके साथ वो उसका बड़ा भाईचारा था, बड़ा पुराना भाईचारा, तो उसने ईरान का हाथ छोड़ दिया है। तो ईरान जो है ना अब इसको भी अपना दुश्मन समझेगा। तो ये एक नया सिनेरियो है। इस सिनेरियो को ज़ाहिर है कोई और ही क्लैरिफाई कर सकता है, वैसे तो नहीं। वैसे इसके अंदर एक और जो खबर आई है वो बड़ी दिलचस्प है। ईरान, अब ईरान की तरफ आते हैं ना, जो ईरान ने कुछ अटैक्स किए हैं। एक तो ईरान ने कहा कि खलीज फारस जो है उसके अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम था, उस सिस्टम को उसने कहा जी मैंने डैमेज कर दिया है। फिर ये पूरे मशरक़ वस्ता की निगरानी करता था और वार्निंग भी देता था। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज थी, और ये इंटरसेप्ट भी करता था, और इतना बड़ा जो सिस्टम है उसको उसने कहा जी मैंने डैमेज कर दिया। और अब इसके ऊपर अमेरिका ही जवाब दे सकता है इसका। ईरान ने अगर क्लेम किया तो ज़ाहिर कुछ सोचिए क्लेम किया होगा। फिर रागची साहब जो हैं, अब्बास रागची साहब जो वज़ीर उनके खारजा हैं, उन्होंने कहा है, ये बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब और ओमान जो है इसके ऊपर अटैक हुए हैं, और उसने, ईरान ने डिक्लेयर किया है कि हमने ये अटैक्स नहीं किए, ना हमने सऊदी अरब के ऊपर किए जो रियाज एयरपोर्ट के ऊपर, और ऑयल फिर रिफाइनरी पे। ऑयल रिफाइनरी जो है रास्तुनूरा के अंदर। तो उसने कहा जी ये हमला हमने नहीं किया। और साथ उसने कहा जी ओमान के ऊपर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पोर्ट के ऊपर हमला हुआ है, उसने कहा ये हमला हमने नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर ये हमले इन्होंने नहीं किए तो किसने किए? क्योंकि कल जो मोसाद के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी कि मोसाद जो है उसके एजेंट एक्टिव हैं, और वो वहाँ पे जानबूझ के हमले करेंगे, धमाके करेंगे, ताकि इनकी लड़ाई हो जाए आपस में। तो फिर ईरान ने अगर ये डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मोसाद के एजेंट्स हैं, और फिर ये गल्फ की स्टेट्स को सोचना पड़ेगा कि ये तो कौन लोग हैं और क्यों ये चाहते हैं कि पूरा मशरक़ वस्ता तबाह हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, ईरानी सदर ने कहा है कि हम हालत जंग में, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट की सरगर्मियां वो जारी और सारी हैं। तो वो कहते हैं गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं की। और साथ ही चीन जो है उसके वजीर खारजा ने फौरी तौर पर रब्ता किया इसराइल के वजीर खारजा से, और उससे कहा है कि आप जंग रोकें, क्योंकि जंग से मसाइल जन्म लेते हैं और फिर तवील अरसे तक ये मसाइल जो है चलते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप मामला को सेटल करें। और इससे पहले चीन के वजीर खारजा जो है उसने ओमान से रब्ता किया, ईरान से रब्ता किया, फ्रांस से रब्ता किया और रशिया से रब्ता किया। तो अब ये चाइना जो है ना इस जंग के अंदर आ रहा है। अब ये जंग के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे या तो जंग रोकने की कोशिश करेगा। वैसे वो फिजिकली उसने ये नहीं कहा जी कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ या मेरे जहाज हाजिर हैं। वैसे तो पिछले दिनों आपको पता होगा कि चाइना ने रशिया के साथ मिलकर एक्सरसाइजेज भी की थी, और अगर एक्सरसाइज की थी तो एक वैसल लेकर रख लेता है, यहाँ पे खड़ा कर देता वो गल्फ के अंदर कि जनाब ये हमारा वैसल खड़ा है, और अब देखते हैं कि कौन जंग करता है। आपको लेकिन वो सीरियस लग रहा है चाइना? अभी सरदस्त नहीं, ना रशिया लग रहा है ना चाइना लग रहा है। इसराइल को डायरेक्ट फोन करना सिग्निफिकेंट नहीं है? ये इस तरह तो मुल्क करते रहते हैं वो, अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एक्टिव नहीं होगा मुल्क कोई। ठीक है, मतलब ये एक बस सो कॉल्ड डिप्लोमेसी। ये हाँ डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी से ये मसला हल नहीं होता। डिप्लोमेसी से जंग नहीं रोकते हैं, ये बिल्कुल उस वक्त ही रुकेंगे जब दोनों फरीकैन में से कोई एक फरीकैन जो है वो घबराएगा, डरेगा, पीछे हटेगा। एक और खबर है, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपोजिशन की क़यादत को बुला लिया। उन्होंने कहा जी दोनों ऐवानों के जो कायदीन हैं उनको तलब किया, तमाम जो सियासतदान हैं उनको बुलाया, और वो ब्रीफिंग देना चाहते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर। सुबह 11 बजे उनकी तरफ से ब्रीफिंग है, लेकिन जो अपोजिशन है उसने पहले तो टाइम मांगा कि हम सोच के आपको बताएंगे, लेकिन अब ये खबर आई है तादा के PTI ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, हम उनसे पूछेंगे, और अगर उन्होंने अलाउ किया तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वैसे यार जाती है, वैसे नहीं तो करना सब ये इनका रोना कब खत्म होगा? ठीक नहीं, है, खान बिल्कुल, साहब हाँ के जी। साथ जाती भी हो रही है, कुछ भी हो रही है, एक मिनट के लिए इनके लिए बात मान भी लें, क्या इस सिनेरियो में ये बात करना बनता है? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की सलामती का मसला है, पूरी आलम इस्लाम की सलामती का मसला है, इनको जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं जाते तो एक और ब्लैक स्पॉट होगा इनके ऊपर, और ये अपने आप को खुद अलूफ कर रहे हैं। इसका नुकसान इनको ये होगा कि आइंदा कोई इनको इन्वाइट ही नहीं करेगा, नहीं इन्वाइट करेगा तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे जी हमें इन्वाइट ही नहीं किया गया। और जो आखिरी खबर है वो खबर खौफनाक है। BLA ने चंद दिन पहले पाक फौज के साथ जवान अगवा कर लिए थे, और उनको शहीद कर दिया गया है। अभी ताज़ा तरीन खबर आई है जो खौफनाक है, और ये इनके एवज कुछ लोगों को चाहते थे कि रिहा कर दिया जाए। जिन लोगों का ये मुतालबा कर रहे थे उनमें 2-3 तो ऐसे थे जो पहले मारे जा चुके हैं, ठीक है। और रियासत ने बता भी दिया कि ये तो हमारे पास है ही नहीं, मारे जा चुके हैं, उनकी लाशें फलां जगह में पड़ी हुई, आपने खुद दफन किया हुआ है, तो ये हम कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है। और उसके बाद वो जो खवातीन इनकी गिरफ्तार हैं उनकी गिरफ्त को चाह रहे थे कि उनको रिहा किया मारंग बलोच को। मारंग बलोच को, तो पाकिस्तान ने वो इनकार कर दिया, तो उन्होंने वो जवान शहीद कर दिए। तो अब इसका मतलब ये है कि BLA के ऊपर भी बड़ा कड़ा टाइम आने वाला है। ये इस मामले में पाकिस्तान एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, तो इन्होंने सारे ठिकाने उड़ा देने, तो ये एक नया ऑपरेशन जो है ना वो होने लगा। ठीक है। और
जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है जिसमें वो ये कहते हैं जी कि अब वक्त गुजर चुका है, अब किसी किस्म की हाँ, कोई मुज़ाकरात डिप्लोमेसी या का मुज़ाकरात नहीं उन्होंने कहा होंगे, मुज़ाकरात आपको के ये कितना सीरियस लग रहा है, या फिर जाएगा फिर दोबारा ये? नहीं, अब मुज़ाकरात जो है ना, जब तक कोई दरमियान में मुल्क नहीं आएगा, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ये दोनों इनमें से जब कोई खौफज़दा होगा, कोई डरेगा, थकेगा, तभी ये मुज़ाकरात हो सकेंगे, वैसे नहीं। अब जो हमारा जो सिनेरियो हमने शुरू में आप बताया था कि एक तो पहली बात ये है कि अमेरिका सुपर पावर है, वाहिद सुपर पावर है दुनिया के अंदर। और अब अगर ये हमला इसका नाकाम हो जाता है और अमेरिका जो है उसे टफ टाइम मिलता है ईरान से, और ईरान जो है वो टिका रहता है इसके खिलाफ, वो डटा रहता है इसके खिलाफ। तो अब फिर इसके पास ऑप्शन ही होगा, फिर ये सुपर पावर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान डट गया था रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। ठीक है। तो अब अगर ये ईरान डट जाता है और ये लंबी जंग खेल लेता है और फिर अमेरिका थक जाता है, तो फिर ये अमेरिका एज ए सुपर पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे खतरा ये है कि अगर इसको महसूस ये हुआ कि मैं थक गया हूँ या मेरे पास मिसाइल खत्म हो रहे हैं, तो फिर ये एटमी बम इस्तेमाल कर देगा। फिर ये अच्छा। एटम बम, महफूज किस्म का एटम बम इस्तेमाल करेगा, छोटे लेवल के, और वो ईरान के अंदर ये फेंकेगा, और एक इराक के अंदर फेंक देगा जहाँ वो अहले तशी इकट्ठे हो रहे हैं। और ठीक 2 है। या 3 जो है ना, मेरा ख्याल है, मुझे खदशा है, और ये बहुत ही खौफनाक खदशा है कि ये ईरान के अंदर इस्तेमाल करके फिर इस जंग को खत्म करने की कोशिश करेगा। और हो सकता है ये डायरेक्ट खुद ना करे,